अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं मुख्तलिफ डिज़ीज़ के होने की वजूहात, उनके इलाज, मौलजा, अलामात और इसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर, ग़िज़ाई एहतियात के बारे में। और इन तमाम बातों पर बात करने के लिए, मुख्तलिफ डिज़ीज़ पर बात करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं जो आपको मुख्तलिफ डिज़ीज़ के बारे में डिटेल से अवेयरनेस देते हैं। आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया वो है डेंगू फीवर के बारे में। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर मुनीर सादिक, अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आजकल का जो वक्त और माहौल है इसमें डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यानी कि डेंगू के बारे में पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ सर्दियों के मौसम में फैलता है, क्योंकि अमूमन घरों में पंखे बंद होते हैं, जब रात को लोग सोते हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से ये ख़तरा था कि डेंगू का फीवर सर्दी के सीज़न में ज़्यादा फैलता है। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है और डेंगू का फीवर जो है वो हर मौसम में हो रहा है, चाहे गर्मी है, सर्दी है, कोई भी मौसम है। और ये डेंगू का फीवर होता किस वजह से है और इसके बारे में सारी डिटेल से हम जाते हैं डॉक्टर मुनीर सादिक से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, जो डेंगू के फीवर के मुतालिक कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ सर्दी के सीज़न में होता है और अब तकरीबन हर सीज़न में जो मरीज़ देखने में आते हैं, इस बारे में बताइए कि ये मच्छर जो है जिससे डेंगू फैलता है, कि कोई ख़ास मच्छर होता है या नॉर्मल कोई आम मच्छर होता है? नहीं, ये आम जो मलेरिया का मच्छर है उससे डिफरेंट होता है। मलेरिया का जो मच्छर होता है उसको हम एनोफ्लिस कहते हैं। अच्छा। और ये जो मच्छर होता है ये एडिस होता है। अच्छा। इसमें फ़र्क इसकी जो उसकी साख्त और अपीयरेंस में होता है वो ये होता है कि ये मच्छर जो है, इसकी जो टांगे होती हैं वो थोड़ी निस्बतन दूसरे मच्छर के मुकाबले में बड़ी होती हैं और ये धारीदार मच्छर होता है। अच्छा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से ज़ेबरा के ऊपर धारी होती है, इसी तरह इसकी टांगों के ऊपर धारी होती है। और इसमें ये होता है कि जो एनोफ्लिस है उसमें फ़ीमेल जो मच्छर होता है उसके काटने से मलेरिया होता है, जबकि अच्छा। एडिस से जो है वो डेंगू होता है। उससे मलेरिया नहीं होता, उससे डेंगू होता है। ये दोनों में बुनियादी फ़र्क है कि एनोफ्लिस से जो है वो मलेरिया होता है और एडिस ये मलेरिया से डिफरेंट किस्म का मच्छर है और ये फैलाव की वजह होता है डेंगू। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया मच्छर के ज़रिए ये फैलता है, जो इस पे धारियाँ होती हैं, अगर कहीं ये मच्छर बैठा हुआ है तो हम आसानी से देख सकते हैं इसको? नहीं, आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि इसके जिस्म पे धारियाँ नहीं होती। इसकी अच्छा। जो है वो जो उसके टांगे होती हैं, जो उसकी पतली पतली टांग, इस पे धारियाँ होती है, तो वैसे देखने से आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आता। और इसका दूसरी अलामत ये होती है कि ये इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करता। ये जैसे हुपिंग कहते हैं, थोड़ा सा फ्लाई करके दूसरी जगह तक जाता है। लेकिन बहरहाल अगर मच्छर मौजूद है तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसी मच्छर में डेंगू का जरासीम भी मौजूद है। क्योंकि ये मच्छर अगर किसी ऐसे शख्स को काटेगा जिसको डेंगू की इन्फेक्शन है तो उससे ये ट्रांसमिट करेगा एज अ ट्रांसमिट कर सोर्स। सकता तो है। मच्छर होना इन्फेक्शन नहीं है। किसी डेंगू वाले मरीज से उसका खून लेना उसके डेंगू उसमें आता है, मच्छर में आता है, और उससे किसी और को है। तो हर एडिस का मच्छर जो है वो नहीं कर सकता सिवाय उस मच्छर के जिसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटा हो और वो फैलाव का वजह हो सकती है। ठीक। अच्छा, किसी को जब डेंगू फीवर हो गया तो इसका सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड कितना, यानी कि कितने दिनों बाद अलामत आना शुरू हो जाती हैं? देखिए, अमूमन इसमें 7 से 14 दिन तक जो है ना वो अलामात आ सकती हैं। और इसमें यह है कि मेन जो अलामात इसमें आती हैं वो बुखार, सर में दर्द, जिस्म में दर्द और आंखों के पीछे दबाव का महसूस होना, मतली उल्टी, और सबसे मेन सिम्टम जो इसका होता है जिसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग पेन। अच्छा। यानी हड्डियों के, जिस तरह ऐसा लगा हड्डियाँ टूट गई हैं। हड्डियाँ टूट गई हैं। अच्छा। जिस्म में इतना ज़्यादा पेन होता है। शदीद दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे जिस्म में दर्द होता है। यानी कि मरीज को खुद भी महसूस होता है कि मुझे जो इस फीवर है ये थोड़ा सा अलग टाइप का, जो नॉर्मली लोगों को होते हैं बुखार। बिल्कुल। और यही ना सिर्फ डेंगू के साथ है, डेंगू में तो ये शिद्दत के साथ होता है। तो जितने भी वायरल इन्फेक्शन है इसमें दूसरे इस तरह की अलामतें जो होती हैं, थकावट का एहसास, जिस्म में दर्द, मतली उल्टी, यही वो फीचर है जो निस्बतन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट करता है। अच्छा, जैसे डेंगू फीवर किसी को हो गया तो ये कंटिन्यू फीवर चढ़ा ही रहता है या ऑन एंड ऑफ होता है, दिन के वक्त है, रात के वक्त है, या किसी वक्त नहीं है किसी वक्त है, या फिर इनमें स्टेजेस होते हैं? इस बारे में जरा बताइए। देखिए, फीवर के इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसकी जो स्टेजेस होती हैं, एक तो वो स्टेज होती है जिसमें फ़ीवर होता है। अच्छा, फ़ीवर वाली स्टेज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती सिवाय इसके कि उसमें अलामात होती हैं, बुखार होता है और बाकी सब चीज़ें होती हैं, जिस्म का टूटना और दर्द होता है। लेकिन अमूमी तौर पे ज़्यादातर शुरू के दिनों में क्रिटिकल पेशेंट नहीं होता। क्रिटिकल उस वक्त होता है जो इसके बाद का फेज़ आता है जिसको हम क्रिटिकल फेज़ कहते हैं, और उसके बाद थर्ड फेज़ वो होता है जिसको हम रिकवरी फेज़ कहते हैं। अच्छा। तो बुखार वाले फेज़ में अलामात तो ज़्यादा होती हैं लेकिन उसमें पेचीदगी के इम्कानात निस्बतन कम होते हैं। अगरचे ये क्रिटिकल फेज़ और फीवर वाला फेज़ ओवरलैप कर सकता है। तो जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं उसमें वो होता है कि उसमें प्लेटलेट का लो होना, जो कि अक्सर लोगों को इल्म है। लेकिन इसके अलावा जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर कहते हैं, यानी प्लेटलेट मुतासर होते हैं और प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये होता है डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर। दूसरा होता है डेंगू शॉक, जो अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है
कि डेंगू ना सिर्फ प्लेटलेट पे करता है बल्कि शरियानों पे असर करके शरियानों के रसाव को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट डेंगू वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसी वजह से उसका फ्लूइड इंटेक जो मेन जो इसकी ट्रीटमेंट है कि पेशेंट ने फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखना है, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखना है। अगर वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो जूसेस, फ्रेश जूसेस, लिक्विड इंटेक किसी भी फॉर्म में लिक्विड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले, ताकि उस वेसल के अंदर उसका फ्लूइड जो है वो प्रेशर को मेंटेन कर सके। ठीक है। अच्छा, जैसे अब किसी को डेंगू हो गया है, अब डेंगू की वो सिम्टम्स भी दे रहा है, घर वाले देख भी रहे हैं। एक तो ये तो खैर हम आखिर में इस मौजू पे बात करेंगे कि जब डेंगू फीवर हो गया किसी को बाकियों को कैसे बचाना है, लेकिन ये बताएं कि मरीज़ को घर पे ट्रीट करना बेहतर होता है या मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़्यादा बेहतर है? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको साथ में मद्देनज़र रखनी है कि मौसमी बुखार के साथ या किसी बुखार के साथ कुछ चीज़ें होती है अलामती इलाज। तो अलामती इलाज तो बहुत ज़रूरी है कि बुखार को ज़्यादा देर अगर रहता है तो ज़ाहिर सी बात है कि मरीज़ को नकाहत का एहसास होता है, तो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मतली हो रही है तो डॉक्टर अगर उसका एडवाइस कर रहा है तो मतली की दवाई साथ में चलती रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए। और जब आप मुतल्लिका डॉक्टर को दिखाएंगे तो आपकी डेंगू की सीवियरिटी के लिहाज से वो आपको एडवाइस कर सकता है कि इस मरीज़ को दाखिले की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं, कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि इस बात की पेशेंट को ही करते हैं कि पेचीदगी की तरफ मरीज़ जा सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि प्लेटलेट का जब लो होना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू होता है, आंखों के पीछे दबाव का महसूस होना, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल होना, इसका मतलब है कि वेसल से फ्लूइड लीक करके इसके फेफड़ों की तरफ आ रहा है, पेट में पानी का जमा होना, पेट का ये भी इसके चीज़ को लो करता है कि फ्लूइड आ रहा है। तो ये कुछ, या पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द होना, एपिगेस्ट्रिक पेन होना, या हीमोग्लोबिन का खून का ड्रॉप कर देना सीबीसी की रिपोर्ट के अंदर। तो आपके डेंगू के मुख्तलिफ मरीज़ मुख्तलिफ सीवियरिटी के साथ होते हैं, कुछ जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ लेट रिकवर कर जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छे फिजिशियन को फॉलो करवाएं, सिम्टोमेटिक इलाज कराएं और ख़ुद घर में ही उसका इलाज करने की कोशिश ना करते रहें। प्लेटलेट्स गिरने के वक्त बॉडी पे क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं जो पेशेंट खुद भी देख सकता है, घर वाले भी देख सकते हैं? देखें, एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह होती है कि इसमें स्किन पे रैश होता है, यानी धब्बे होते हैं, और वो धब्बों की भी मुख्तलिफ इकसाम होती है। एक इस तरह के धब्बे होते हैं जिस तरह से मच्छर के कांटे के धब्बे होते हैं, ठीक। उनको हम पिटिकल रैशेस कहते हैं। ठीक। तो वो पैरों में या पेट में या इस तरह मच्छर के कांटे की तरह के छोटे छोटे से निशान होते हैं। और फिर इसके अलावा दूसरा ये होता है कि रेडनेस आ सकती है स्किन के ऊपर, पूरे जिस्म पे रेडनेस आ सकती है, स्किन फ्लश हो सकती है, पेशेंट फ्लशिंग के साथ आ सकता है। तो ये कुछ अपीयरेंसेस होती हैं उन अलामात के अलावा जो कि पहले मैंने आपको बताई हैं, उसके साथ स्किन की अपीयरेंसेस भी आती हैं। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि पेशेंट के प्लेटलेट्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी, तो ये ब्लड का जो टेस्ट है ये कितने दिनों में या कितने घंटों बाद आप रिपीट करवाते हैं जो आपको पता चले कि मज़ीद डिक्रीज़ हो गए या इंक्रीज़ हो गए? देखें, शुरू में फ़ीवर के फेज़ में अमूमी तौर पे पहले या दूसरे दिन में प्लेटलेट ड्रॉप नहीं करते। अच्छा। तो उसके बाद जब आप बेसलाइन टेस्ट करवाते हैं तो उसके बाद फॉलोअप में जब आप टेस्ट कराते हैं तो जहां आप ये महसूस करते हैं कि प्लेटलेट इस वक्त गिरना शुरू हुए हैं, तो फिर आप उसके बाद उसको मॉनिटर करते हैं डेली बुनियादों पे, और जब ज़्यादा प्लेटलेट गिरना शुरू होते हैं तो दिन में आप 2 दफ़ा भी इसको चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। लेकिन प्लेटलेट में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पहले चीज़ कह चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि ब्लड प्रेशर पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है नाज़रीन, हम जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक हमें बता रहे हैं कि हमें अगर डेंगू किसी को हो गया है तो डेंगू के मरीज़ की ख़ुद पहले एहतियात कितनी कैसे करनी है कि डेंगू के मरीज़ में क्या अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, और अगर उसको डॉक्टर के पास जब आप लेके जाएं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसके ट्रीटमेंट करना है किस तरीके से। अगर आपने कंटिन्यू पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लड टेस्ट करवाना है, ब्लड टेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेटलेट्स पे नज़र रखना, क्योंकि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो खून बनाया है इसमें 3 ज़रात होते हैं, सुर्ख ज़रात, सफ़ेद ज़रात और साथ में प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ की कैफियत का पता चलता है कि आया वो मतलब नॉर्मल की तरफ जा रहा है या रिस्की हो सकता है। और हकीकत क्या है, डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब जब आपने जिस तरीके से बताया कि मरीज़ को ग़िज़ाएँ देनी है, तो ग़िज़ाएँ कैसी देनी होती हैं? सॉफ्ट डाइट देनी है, जूसेस ज़्यादा देने, या फिर नॉर्मल ग़िज़ा खा सकता है जो उसको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए? देखिए, मरीज़ को कोई अगर वॉमिटिंग नहीं है या टॉलरेशन का इशू नहीं है तो डाइट में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी हार्ड
है, जैसे कि मिसाल के तौर पे गम ब्लीड में जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस तरह सेब है या अमरूद है, नॉर्मली भी जिन लोगों के सेब खाते हैं और मसूड़े कमज़ोर होते हैं तो उसमें गम ब्लीड होने के इम्कान होते हैं। तो प्लेटलेट अगर लो होता है तो उसमें बस एक ही ख्याल करना होता है कि गम ब्लीड ना हो। इसी वजह से पेशेंट को ब्रशिंग वगैरह के हवाले से मना करते हैं एहतियात से कि करें, ना प्लेटलेट अगर करें। पेशेंट के बहुत लो हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 या 40,000 में ब्रशिंग करेगा, गम ब्लीड होंगे तो गम ब्लीड कंटिन्यू भी हो सकती है। अच्छा। तो उसमें जो है ना उस पर कहते तो हैं फिर कि उसको तो इस माउथ हवाले से भी वॉश, एहतियात ज़रूरत है, उसको कुछ चोट ना लग जाए, कोई ताकि बिल्कुल ब्लीडिंग ना हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल। ठीक ठीक। इसी तरह जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है, आईएम इंजेक्शन, वो अवॉइड करते हैं इसके अंदर, कि उसकी वजह से भी ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ आईएम इंजेक्शन लगेगा वो हीमाटोमा या ब्लड का क्लॉट बन सकता है। तो ये ख्याल करना होता है। और पेशेंट को ये भी एडवाइस करते हैं कि आपने ये भी देखना है कि यूरिन में या स्टूल में कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसका कलर अच्छा आप चेंज देखें। अच्छा। प्लेटलेट जब ज़्यादा लो है तो ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी रास्ते से, मुंह के रास्ते से भी होती है, पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते से भी हो सकती है, तो उस पर नज़र रखनी होती है। अच्छा, अगर पेशेंट को इन केस कि आप कह रहे हैं इस चीज़ को देखना है कि ब्लीडिंग ना हो रही हो, और अगर वो नहीं देखता है, इसका मतलब है कि वो क्या सिम्टम होगी जिस बिना पे आप ये कहेंगे कि आपको इस चीज़ पे भी नज़र रखनी है? क्या उससे दर्द होगा पेट में? देखें, अगर शदीद किस्म का एपिगेस्ट्रिक पेन हो तो, या पेशेंट का, मैंने आपको बताया ना कि लैब वाइज आपको लग रहा है, क्लिनिकली भी असेसमेंट में डॉक्टर को लग रहा है कि पेशेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, या पेशेंट पेल है, या पेशेंट का हीमोग्लोबिन सडनली ड्रॉप किया है, जो कि इस बात की अलामत है कि जिस्म में से खून अचानक से कम हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि प्लेटलेट तो खून का जमने में मदद देते हैं, और हीमोग्लोबिन सुरखुलिये, तो सुरखुलिये जो है ना वो डेंगू में अमूमन कम नहीं होते अनटिल लेस पेशेंट जो है वो ब्लीड ना करे, कहीं से जिस्म से उसका रसाव ना हो। तो उस पर हम नज़र रख के देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को इंटरनली या जिस्म के अंदर कहीं ऐसी ब्लीडिंग हो रही है। मैदे का रास्ता, आंत का रास्ता काफ़ी बड़ा होता है, तो अगर पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो सिम्टम स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अच्छा उसकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जो नेक्स्ट डे की होगी, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हीमोग्लोबिन सडनली ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा मसला है जिसकी वजह से पेशेंट ने इंटरनली कहीं ब्लीड किया। नाज़रीन, हम जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने हमें बताया कि हमें डेंगू फीवर से बचना कैसे है, क्योंकि ये एक मच्छर के ज़रिए फैलता है, कि हम जितनी ज़्यादा एहतियात कर सकें, क्योंकि अमूमन इसका मच्छर जो है गंदे पानी में नहीं बल्कि साफ़ पानी में इसकी अफजाइश होती है। इस बारे में भी डॉक्टर मुनीर सादिक से तफसील से जानेंगे। लेकिन जो डॉक्टर मुनीर सादिक ने इस बारे में हमें बताया कि अगर किसी को डेंगू फीवर हो गया है तो उसे घर वालों को उसको कैसे एहतियात करनी होती है, उसे डॉक्टर को दिखाना है, तब क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, और इसके साथ साथ उसको प्रोटीन डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट, यानी कि एग्स, चिकन, डेयरी, और ख़ासकर जैसे घर की हल्की पकी हुई दाल चपाती के साथ, ताकि वो जैसे उसकी इम्यूनिटी पावर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मरीज़ का ये होता है कि अगर खाना पीना सही रहे तो भी उसके अंदर बहाली रहती है तबीयत की। अब डॉक्टर मुनीर सादिक से जानते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि डेंगू फीवर की क्या कोई वैक्सीन वगैरह भी होती है? वैक्सीन इसकी ट्रायल पे अभी दुनिया में है, लेकिन उसको मास लेवल पे इस वक्त शुरू नहीं हुआ। ब्राज़ील में एक वैक्सीन बनी है, कुछ वैक्सीन्स बनी हैं, लेकिन फिल वक्त वो सब जो है ना वैक्सीन ट्रायल में है। अच्छा। और वो मतलब सक्सेसफुल ट्रायल्स उसके हो चुके हैं, लेकिन मास लेवल पे अभी वो शुरू नहीं की गई वैक्सीनेशन उसकी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है, तो मुझे एक बताएं कि ये ट्रायल जो किए जा रहे हैं ये मुख्तलिफ एजेस के लोगों पे किया जा रहा है, या जिस तरीके से बच्चों को बचपन में वैक्सीनेशन डिफरेंट बीमारियों से बचाव की जा रही है, तो ये सिर्फ बच्चों पे की जा रही है? नहीं, बच्चों में नहीं की जा रही, ये हाई रिस्क पॉपुलेशन पे किया जाता है। और हाई रिस्क, और पहले तो वही होता है कि किसी भी ड्रग के बनाने के उसके मराइल होते हैं। फेज़ 1 ट्रायल होते हैं, फेज़ 2 ट्रायल होते हैं, फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, उसके बाद वो मार्केटिंग के फेज़ के अंदर आते हैं। तो ये जिस तरह से हमने कोविड में भी देखा वैक्सीनेशन में ट्रायल्स हुए, तो ट्रायल के बाद फिर ये मास लेवल पे आती है। पहले ये इसका भी एक प्रॉपर एक तरीकाकार है, ऐसा नहीं होता। किसी भी ड्रग के शुरू जो हुआ होता है उसका वो पहले फेज़ 1 ट्रायल होता है, जानवरों में होता है, फिर इंसानों में एक लिमिटेड नंबर पे होता है, फिर उस ड्रग को देखा जाता है। तो उन तमाम मराइल से होने के बाद जिस तरह से बाकी दवाइयाँ आती हैं, वैक्सीन भी उस तमाम सेफ्टी को प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद आती हैं। फिर उसके बाद वो मास लेवल पे उस वक्त आती हैं जब उसको मुकम्मल तौर पे क्लियरेंस मिल जाती है। तो फिल वक्त ये अभी जो है वो क्लियरेंस में नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रायल्स में ट्रायल चल रहा है। जी सक्सेसफुल है। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरीके से किसी को डेंगू फीवर हो गया तो ये कितने दिन तक रहता है अमूमन इसका डेंगू का बुखार? डेंगू का बुखार देखें अमूमी तौर पे तो ये 5 से 7 दिन तक रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा दिन भी रह सकता है, जिसको हम बायोफेजिक कहते हैं कि बुखार बेहतर होने के बाद चंद दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद दोबारा भी फीवर का रिलैप्स हो सकता है और ये मज़ीद कंटिन्यू भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो बात यही होती है कि बाकी कोई जो बुखार होगा, चाहे वो टाइफाइड का होगा या मलेरिया होगा, वो विदाउट ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा, जबकि वायरल इन्फेक्शन विद टाइम
ऑन इट्स ओन सेटल हो जाते हैं। अच्छा, ये डेंगू फीवर के मच्छर के बारे में ये है कि ये साफ़ पानी में अफजाइश करता है और गंदे पानी में नहीं होता, और अमूमन दिन के टाइम पे काटता है, तो इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से प्लीज़ देखिए, बताएं। ये ज़्यादातर जो मच्छर रहना पसंद करता है वो ड्राई और शेडेड या जैसे, तो ज़्यादातर ये जो काटता है एक्चुअली ये असर से मगरिब के टाइम पे काटता है। अच्छा। असर से मगरिब के टाइम, जब शाम का ढलने का टाइम होता है या सुबह सूरज बहुत ज़्यादा उस वक्त मच्छर ज़्यादा नज़र भी आने लगते जी, हैं एकदम। ये वो ठीक ठीक। वक्त है इसमें जब मच्छर जो है वो ज़्यादा काटता है। अच्छा, तो जैसे आपने ये कहा कि दिन और रात के टाइम पे काटता है, इन लोगों का अब अमूमन ये, क्योंकि जो आजकल का हमारा माहौल और माशरा होता जा रहा है कि हमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी का सामना है, लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो टब्स हैं, बाल्टियाँ या किसी भी बर्तन में, तो उसको ढाँप के रखना चाहिए क्या? उसमें जाने के बाद क्या अफजाइश शुरू हो जाती है इस तरीके से? जी बिल्कुल, ऐसी जगहों पर जहाँ पानी एक्सपोज है वहाँ पर जो है ना अफजाइश होने के इम्कानात होते हैं, और ज़्यादा देर जहाँ पर पानी रहता है। मिसाल के अच्छा। तौर पे जिन घरों में गमले हैं, गमलों के इर्द गिर्द जब हम पानी देते हैं तो वहाँ पानी खड़ा रहता है, वो खड़ा काफ़ी रहता वो है। मुस्तकिल कोई ऐसा घड़ा है तो लोग मुख्तलिफ तरीके से गमले बनाते हैं, टायरों में बनाते हैं। इसी तरह ये जो आपने देखा होगा कि टायर पंचर की दुकानें होती हैं, इनमें पानी होता है, और वो पानी जो है चूँकि वो सिर्फ टायर की लीकेज के लिए इस्तेमाल चेक करने के लिए होता है, तो कई कई दिन तक वहाँ पर खड़ा रहता है। और यही वजह है कि बारिशों के बाद भी जो पानी खड़ा रहता है, तो असल जो काम है वो इसको रोकना है, क्योंकि मच्छर की जब आप अफजाइश को रोकेंगे तो इसके डेंगू के फैलाव को आप रोकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम जैसे घरों में अपने वाटर टैंक्स तो बंद होते हैं डेफिनेटली, जब बहुत ज़्यादा किसी जगह पे पानी स्टोर करते हैं तो हमें हर हाल में यानी कि ढाँप के रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर उसमें खुला हुआ है और मच्छर ने अफजाइश कर दी है तो फिर हम तो गए नुकसान में, हम कैसे उससे बच सकते हैं? देखें, वो एक दिन के उसमें नहीं होता, जब मुस्तकिल पानी रहता है ना, मतलब आपका नॉर्मल यूज़ का पानी है, चंद घंटों के वो लिए तो यूज़ वो होता यूज़ रहता है। होता रहता है। लेकिन ऐसा जो परमानेंट सोर्स है जिसमें मुस्तकिल पानी मौजूद है, तो वहाँ पर मच्छर की अफजाइश होती है। अच्छा। और जहाँ पर भी आप ऐसा लगता है आप उसको ढाँप के रखें, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि अफजाइश के चांसेस। ठीक है नाज़रीन किराम, आज हम जान रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में डिटेल से। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में, और आज हम जान रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में डिटेल से। अब चलते हैं अपने गेस्ट डॉक्टर की तरफ और उनसे ये जानते हैं कि जो डेंगू का फीवर है इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं प्लेटिलेट्स के बारे में, यानी ब्लड टेस्ट के बारे में। उनसे डॉक्टर साहब से ये जानते हैं चल के कि डॉक्टर साहब के जिस तरीके से आपने कहा कि डेंगू में प्लेटिलेट्स कम हो जाते हैं, क्या कोई और वजूहात भी होती है प्लेटिलेट्स कम होने की? प्लेटलेट्स कम होने की बहुत सी वजूहत हैं। अच्छा। एक तो वो वजूहत हैं कि जो कि पेशेंट पहले नॉर्मल था और अभी से उसके प्लेटलेट कम होना शुरू हो गए। उसमें ज़्यादातर अमूमी तौर पे इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन कुछ ये लाजिम नहीं है कि प्लेटलेट सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से कम हो। बहुत सी बीमारियों में लंबे अरसे तक पेशेंट के प्लेटलेट कम रह सकते हैं, मुस्तकिल तौर पे ही प्लेटलेट कम रह सकते हैं। यानी कि तिल्ली का बढ़ना, चाहे वो जिगर की बीमारी की वजह से है, उसमें हो सकता है। जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम की कुछ बीमारियाँ होती हैं, उनमें प्लेटलेट कम हो सकता है। अगर हम दवाइयों के साथ, कुछ दवाइयाँ उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पर प्लेटलेट कम हो सकता है। बहुत सी दवाइयाँ जिनकी वजह से खून पे वो असर करती हैं और प्लेटलेट कम हो सकता है। ये वजह है कि डेंगू वाले मरीज़ में हम ट्रीटमेंट देते हुए इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि कोई ऐसी दवाई तो मौजूद नहीं है जो प्लेटलेट को मुतासर कर सकती है। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन में मलेरिया की अलामात और हाँ, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डेंगू की अलामत है, तो क्या मलेरिया भी हो सकता है या कोई और वायरल इन्फेक्शन है जो अपनी सिम्टम देता है, तो आप उसको मतलब डिफ्रेशिएट करते कि ये डेंगू है, यानी इस टाइप के बारे में? बिल्कुल, मलेरिया के साथ भी प्लेटलेट का कम होना हो सकता है, और यही वजह है कि पेशेंट बुखार के साथ आता है और प्लेटलेट कम होता है, तो हम दूसरी डिफरेंशियल यानी दूसरी वजह जो हमारे जहन के अंदर आती है वो मलेरिया भी होता है। तो मलेरिया के साथ प्लेटलेट कम हो सकते हैं, और कभी कुछ मरीज़ हमने इवन ऐसे भी देखे हैं कि उनमें मलेरिया भी था और डेंगू दोनों मौजूद थे। तो मरीज़ का बुखार ठीक नहीं हो रहा था तो पता लगा कि मरीज़ को साथ में मलेरिया भी था। क्योंकि मलेरिया में अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि बुखार ठीक नहीं होगा, और जबकि डेंगू आपको मैं बता चुका हूँ कि वक्त के साथ साथ बुखार खुद ब खुद सेटल हो जाता है। तो इसके अलावा बाकी भी कई इन्फेक्शन है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन जिसम में प्लेटलेट को कम कर सकती है, शिद्दत वाली। चाहे वो टाइफाइड है या यूरिन की इन्फेक्शन है या नमूनिया है, जब वो शिद्दत इख्तियार करती है तो जहाँ ये प्लेटलेट बनते हैं वो बोन मैरो में उसको मुतासर कर सकती है, और उसकी प्रोडक्शन को यानी उसको बनने को भी मुतासर कर सकती है, और जिस्म में उसके टूटने के अमल को भी कर सकती है। यानी दोनों तरह से कर सकती है। एक तो बनना भी कम हो जाएंगे, और अगर बनेंगे तो जिस्म में वो जल्दी टूटेंगे। तो दोनों तरीके से इन्फेक्शंस जो है वो मुतासर कर सकती है। ठीक है। एकदम जब किसी को ये डेंगू फीवर होता है तो उसकी जो अलामात डॉक्टर साहब ने बताई हैं कि उसको शदीद फीवर होता है, जिस्म में दर्द होता है और हड्डियों में इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ महसूस करता है जैसे उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया है।
इसके अलावा उसके सर में दर्द होता है, मतली, उल्टी, इसके अलावा चक्कर आते हैं और मरीज़ बेइंतहा जो है कमज़ोरी महसूस करता है। इस बारे में तो डॉक्टर साहब ने तफसील से हमें बता दिया, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब कि डेंगू फीवर चूँकि मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे टिप्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कुछ ऐसे टिप्स या कोई ऐसी हर्बल टिप्स हमें बताएंगे कि जो मरीज़ खुद इस्तेमाल करे तो उसे जल्द से जल्द उसके जो प्लेटलेट्स इंक्रीज़ हो जाए। देखिए, प्लेटलेट इंक्रीज़ होने के बारे में अक्सर लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि वो हर प्लेटलेट के इलाज में, चाहे वो डेंगू की वजह से है या किसी और वजह से, वो पपीते के पत्तों का करता है। पपीतों के पत्तों का जहाँ तक बात है, इसमें कुछ स्टडीज़ थी और ये मलेशिया, इंडोनेशिया में कुछ स्टडीज़ हुई हैं और श्रीलंका में, चूँकि हम श्रीलंका में काफ़ी इस पर जो है वो कामयाबी से कंट्रोल पाया गया कि वो बचाव के तरीके से, इलाज से नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि इसके फैलाव को रोकने से। तो श्रीलंकन मारीन भी पाकिस्तान में आए थे इस हवाले से, पाकिस्तान की मदद करने के हवाले से कि डेंगू के फैलाव को कैसे रोका जाए। तो वहाँ पर कुछ स्टडीज़ हुई थी जिसमें ये इजहार किया गया था कि शायद पपीते के पत्ते का जूस या एक्सट्रैक्ट या उसके अंदर मौजूद चीज़ें वो हेल्प कर सकती हैं, लेकिन कोई डेफिनेट इसके हवाले से रोल इस वजह से नहीं है कि प्लेटलेट का ठीक होना खुद ब खुद भी इस मर्ज़ के अंदर एक है। जिन लोगों ने ज़ाहिर सी बात है कि पपीते के पत्तों का जूस नहीं पिया, उनके प्लेटलेट भी ठीक हुए, तो कोई हतमी नहीं है और कोई नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ लोगों को उसके पीने की वजह से डायरिया हो जाता है। अच्छा जी, तो डायरिया भी उसके साथ है, तो कोई प्रूवन रोल नहीं है। प्रूवन रोल अभी तक इसका यही है कि फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा रखें, अपनी हाइड्रेशन को अच्छा रखें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करें, कंप्लीट रेस्ट करें, यही वो एहतियात है जिस पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपने जिस तरीके से शुरू में बताया कि मरीज़ का चूँकि प्लेटलेट्स लेवल कम है, हमें उसको इस चीज़ से बचाना है, कोई इसको चोट ना लगे, वो ब्रशिंग ना करे, अगर कहीं से इसको हेमरेज ऐसे हो जाए जो बाहर चोट लग गई है और ब्लड नहीं रुक रहा है, तो फिर क्या करते हैं आप? देखिए, अमूमी तौर पे वैसे चोट से इस तरह की ब्लीडिंग नहीं होती। इसके जो ज़्यादातर ब्लीड होते हैं या गम ब्लीड्स हो सकते हैं या नेज़ल ब्लीड हो सकता है, नाक से खून आ सकता है, बाज़ लोगों को आँखों में एक क्लॉट्स आ जाता है जिसको हम कंजक्टिवल हेमरेज करते हैं, और बहुत शिद्दत के मरीज़ों में जो है वो दिमाग के अंदर ब्लीड होने के इम्कानात होते हैं। ये जितने भी ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन हैं, अगर हम इसकी पेचीदगियों में देखा जाए तो अगर हम बात करें कि दो हमने पेचीदगियों का तस्करा किया, एक डेंगू शॉक का तस्करा किया जिसमें ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है और ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से वाइटल ऑर्गन यानी गुर्दा, दिमाग, दिल, इनको ब्लड सप्लाई मुतासर होती है। तो उसमें पेचीदगी में मरीज़ ज़्यादा जाते हैं बनिस्बत प्लेटलेट की वजह से। प्लेटलेट कम तो ज़रूर होते हैं लेकिन ब्लीडिंग के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अच्छा। और जो कम होते हैं उसमें भी ज़्यादातर पेशेंट या तो थोड़ा बहुत गम ब्लीड करते हैं या नेज़ल ब्लीड करते हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट जो है ना वो जीआई ब्लीड करते हैं। फिर जाहिर सी बात है कि इलाज उसके लिहाज से होता है। फिर तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना ज़रूरी अगर हो जाता है। नेज़ल ब्लीड पेशेंट करेगा तो हम उसको पिंच करते हैं, नाक को दबाते हैं, नाक को प्रेस करके, घर में ये एहतियात होती है कि उसको प्रेस करके रखें, ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखें और कोई ठंडा पानी डालें, और उसके बाद अगर नहीं रुकती तो फिर नाक की पैकिंग की जाती है। अच्छा। इसी तरीके से अगर जीआई ब्लीड होगा यानी आंत से खून आता है तो जाहिर सी बात है उसके लिहाज से जो है ना वो खून रोकने की दवाइयाँ होती जो कि हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन है। समझ रहे हैं? तो ये वो इलाज है तो डेफिनेटली जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि नेज़ल पिंच, अगर नाक से खून आता है तो फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद क्या है कि उसको प्रेस करके रखें, नाक को प्रेस करके रखें, जितनी देर तक प्रेस करके रखेंगे ब्लीडिंग नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगर हम एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करें कि किसी को डेंगू हो गया है, अब डेंगू के मरीज़ को किस तरीके से क्योर करना है, हमने मतलब उसका ख्याल करना है कि बाकियों को जो ना लगे, जिस तरीके से मच्छर उसको काट के दूसरों को ट्रांसमिट ना कर दे, तो उसकी केयर कैसे करनी है? देखिए, वैसे ही डेंगू ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता। अच्छा। लेकिन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट होते हैं या हम जिस चीज़ का एहतियात करते हैं वो नेटिंग होती है। नेटिंग वैसे भी जब ये डेंगू की वबा ज़्यादा फैलती है तो रात में और शाम के टाइम जो है ना जो एहतियात की जाती है वो प्रॉपर स्प्रे वगैरह और इन सब चीज़ों के साथ नेटिंग होती है। तो डेंगू वाले पेशेंट को के लिए हॉस्पिटल में जो है ना वो बाकायदा नेटिंग की जाती है। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप ये करें कि आप उस रूम को प्रॉपर स्प्रे करके उसमें करें ताकि मच्छर वगैरह ना हो, और अगर आप ज़्यादा एहतियात कर सकते हैं तो सोते हुए उसके इर्द गिर्द नेटिंग कर दें ताकि अगर कोई मच्छर काटे भी तो उसका फैलाव के जरिए, वरना अदरवाइज साथ खाने से, उठने बैठने से, बर्तन इस्तेमाल करने से इस तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता। ठीक है नाइक्राम, जिस तरीके से डॉक्टर मुनीर सादिक ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं कि अगर कोई डेंगू का मरीज़ है तो उसको कैसे हिफाजती इकदाम करने हैं और दूसरों को कैसे बचाना है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़े से वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें, क्योंकि देखें इस प्रोग्राम का मकसद से प्रोग्राम करना नहीं होता कि हम जो डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं इनका टाइम भी बड़ा कीमती होता है और हमारी कोशिश है कि हम कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। अब डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि डेंगू के मरीज़ को भी हमने हिफाजत करनी, दूसरे भी करनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो डेंगू के मरीज़ में इतनी
शदीद वीकनेस आ जाती है तो उसके बाद क्या फ़ौरन उसकी मतलब हेल्थ अच्छी करने के लिए आप कोई डाइट बताते हैं या मेडिसिन देते हैं, विटामिन्स देते हैं, क्या करते हैं? देखिए न्यूट्रिशनली पेशेंट को, जैसे आपने खुद भी इस बात का तस्करा किया कि पेशेंट को न्यूट्रिशनली जो है ना वो हेल्दी डाइट का ख्याल रखना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये होता है कि मरीज़ को अगरचे वो खाने पीने में कोई एहतियात ना भी हो तो हम सॉफ्ट डाइट ये यखनी पे लेके चले जाते हैं। अच्छा। इसमें कोई नहीं है, आप सॉलिड फीड दे सकते हैं, सेमी सॉलिड फीड भी दे सकते हैं अनटिल अनलेस पेशेंट को खुद जीआई टॉलरेट, मतलब मैदा उसका टॉलरेट नहीं कर पा रहा। तो जितनी अच्छी सॉलिड फीड भी होगी, डाइट इतनी अच्छी होगी, उतना पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। ठीक है, और बाकी कोई इतना ख़ास एहतियात नहीं। ये ज़रूर है कि जैसे अमूमी वायरल इलनेस होते हैं, इसी तरह डेंगू में कुछ दिनों तक नकाहत मरीज़ के बेहतर होने में भी रहती है, अलामात रहती हैं उसके बावजूद भी। नाज़रीन किराम, हम जान रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में डिटेल से। आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में और हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मुनीर सादिक, कंसल्टेंट फिजिशियन। वो डिटेल से बता रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। अच्छा, चूँकि हम ये सवाल बार बार मैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर चुकी हूँ कि प्लेटलेट्स कम और ज़्यादा होने के क्या नुकसानात होते हैं, तो अब आज हम इनसे ये भी पूछते जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि लोग अमूमन इस चीज़ पे बड़ा कंसंट्रेट करते हैं कि प्लेटलेट्स इस रेंज तक गिरेंगे तो ठीक है, अगर ज़्यादा गिर गए खुदा न खास्ता तो मौत वाक़या ना हो जाए, या कितनी रेंज में जाएंगे कि हमें प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे, तो इस बारे में डिटेल से बताइए। देखिए प्लेटलेट्स जो अब तो इंडिकेशन ये है कि पहले जब डेंगू शुरू में आया था तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है नया नया था, लोगों को इल्म नहीं था, तो उस वक्त कोई क्लियर कट नहीं थी, लोग जो है ना मुख्तलिफ प्लेटलेट्स पे जो है ना वो ट्रांसफ्यूज़ करते थे। अब प्लेटलेट के साथ इशू ये होता है कि ये वो किस्म की सेल लाइन है, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन का खुलिया 120 दिन तक रहता है। अच्छा। प्लेटलेट की अपनी लाइफ जो है ना वो कम होती है। अच्छा। ठीक है, तो इसी वजह से अगर पेशेंट का प्लेटलेट कम हो जाता है तो उसको बगैर किसी इंडिकेशन के ट्रांसफ्यूज़ करने का इसलिए फ़ायदा नहीं है कि जो हम लगाएंगे उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पेशेंट के प्लेटलेट तो अगर गिरने में है तो वो बदस्तूर गिरते ही रहते हैं, और अगर गिरते रहते हैं तो सिर्फ स्वाय उन इंडिकेशन में, जैसे कि पेशेंट अगर ब्लीड कर रहा है पेशेंट को, तो उस वक्त हमें उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के प्लेटलेट लगाने की ज़रूरत है, तो अदरवाइज़ प्लेटलेट लगाने की अमूमी तौर पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा। कुछ गाइडलाइंस में कुछ ये रिकमेंड किया है कि पेशेंट के प्लेटलेट अगर फीवर के साथ जो है वो 20,000 से नीचे हो या विदाउट फीवर 10,000 से नीचे हो तो प्लेटलेट की इंडिकेशन है, लेकिन इसके बावजूद भी 10,000 से नीचे भी पेशेंट विदाउट प्लेटलेट के ट्रांसफ्यूजन के रिकवर कर जाते अच्छा। हैं। तो सिर्फ प्लेटलेट प्रेडिक्टर नहीं है कि प्लेटलेट का कम होना मौत का, अनटिल लेस पेशेंट ब्लीड करना ना करे और मैसिव ब्लीड ना करे, ये मसले वाली बात होती है। ये अगरचे मैं फिर वही रिपीट करूँगा कि कम होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम है, यानी पेशेंट की परफ्यूजन, पेशेंट की हाइड्रेशन और पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये ज़ाहिर सी बात है कि किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के खुद भी घर में उसका जो आपने एक तरीका किया कि हाइड्रेट करें और बीपी को, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, ये ज़्यादा मसले वाली बात। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि अगर डायबिटिक का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है या कोई कार्डियक इशू है, XYZ कोई भी डिजीज़ है, उसको अगर डेंगू हो जाता है तो कितना रिस्की है और उसको मज़ीद एक्स्ट्रा केयर की कितनी ज़रूरत है? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि मरीज़ ले रहा होता है, और जैसे मैं पहले भी तस्कर क्योंकि शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक मरीजों को मेडिसिन लेनी ही लेनी होती बिल्कुल है, इस बिल्कुल हवाले से। ठीक। अब उसमें इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि देखें कार्डिक पेशेंट्स हैं तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि प्लेटलेट को खुद भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा। तो वो जब प्लेटलेट को इफेक्ट करती हैं तो वो डॉक्टर ही देख के डिसाइड करता है कि इसकी कार्डिक वाली मेडिसिन को हमने, या शुगर वाली मेडिसिन को, या ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन को किस तरह से करना है। जिस तरह से अगर मैं आपको मिसाल दूँ, अगर पेशेंट एक है वो डेंगू शॉक की तरफ जा रहा है और ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो जाहिर सी बात है कि जब उसका बीपी बहुत ज़्यादा ड्रॉप करेगा तो हम उसकी एंटी हाइपरटेंसिव को होल्ड करते हैं, उसको ब्लड प्रेशर की। और ये जाहिर सी बात है कि फ़ैसला डॉक्टर का है, वो इनकी बुनियाद पे फ़ैसला करता है कि कब मैंने इसकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को होल्ड करना है। तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है फिजिशियन को। शुगर, ब्लड प्रेशर और कोमॉर्बिड दूसरी बीमारियों को उसके साथ आपने देखना होता है कि किस तरीके से करें। तो डेफिनेटली वो एक आम मरीज़ से जिसको शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है उससे डिफरेंट होता है वो पेशेंट, डिफरेंट होता है। अच्छा, जो आपने मेडिकेशन की एक नॉर्मल पेशेंट को और जो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक का, उसको क्योर मतलब ट्रीटमेंट किया, तो इनकी मेडिसिन में भी गैप होता है या आप एक साथ ही सारी कहते हैं कि खा सकते हैं आप नहीं मेडिसिन? मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन का इशू नहीं है, लेकिन मेडिसिन में मैंने आपको कहा ना कि सवाए इसके कि पेचीदगी के हवाले से कोई मसला हो तो नज़र रखनी पड़ती है, वरना ऐसा नहीं है कि शुगर का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ दवाइयाँ नहीं कंटिन्यू करेगा, वो दवाइयाँ अपनी रेगुलर कंटिन्यू करेगा, शुगर को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में आपको मेडिसिन की कंसिडरेशन रखनी पड़ती है कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है, किस दवाई को होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है, किसको कंटिन्यू करना ज़्यादा।
ठीक है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब, चूंकि ये मर्ज मच्छर के काटने से होता है, अमूमन जैसे बच्चों को सुलाया जाता है तो उनको कवर भी किया जाता है, वो सोते में सब अपना ब्लैंकेट वगैरह हटा देते हैं, तो ये बच्चों में अभी मतलब ज़्यादा केसेस आपको रिपोर्ट होते हैं या किसी भी उम्र के लोगों में हो जाते किसी भी उम्र के लोगों में ज़्यादा होते हैं। हम तो चूँकि एडल्ट फिजिशियन है तो हम ज़्यादातर बड़ों के अंदर ये देख रहे हैं, लेकिन बच्चों में भी डेंगू होता है, बच्चों में को भी मुतासर करता है, बड़ी उम्र को भी मुतासर कर सकता है। लेकिन जनरली यही है कि कोई भी बीमारी अगर आती है और उसके साथ कोई ऐसा शख्स है जिसकी इम्यूनिटी कम है या जिसको कोमोबिड बीमारियाँ ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें पेचीदगी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के मुकाबले में, एक सेहतमंद के मुकाबले में एक पहले से कमज़ोर शख्स में ज़्यादा पेचीदगी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा कि बच्चों में भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों में तो बहुत सारी डिजीज़ की वैक्सीनेशन कंटिन्यू चलती रहती है, तो वो इसको किसी हवाले से मतलब ज़्यादा वो सपोर्ट करती हैं कि बच्चों पर असर कम होगा या ज़्यादा होगा? वैक्सीनेशन का कोई इस हवाले से कंट्राइंडिकेशन या वो नहीं है, ना कोई फ़ायदा है, ना आप इसको रोकना है। वैक्सीनेशन को कंटिन्यू करें, वैक्सीनेशन वैसे ही कंटिन्यू होती है, सिवाय इसके कि फ़ीवर वाले फेज़ के दौरान वैक्सीन नहीं लगाई जाती। कोई भी अच्छा, वैक्सीन किसी अच्छा। बुखार वाले टाइम के दौरान नहीं लगाई जाती। बुखार जब सेटल हो जाता है, पेशेंट स्टेबल हो जाता है, तो इतना कोई मेजर गैप नहीं आता, आप उसके बाद कंटिन्यू करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि डेंगू से रिकवर होने के बाद पेशेंट को वैक्सीनेशन मना हो जाती है या वैक्सीनेशन ना करवाएं उस दौरान जबकि डेंगू है। सिर्फ ये है कि बुखार वाले टाइम के दौरान जब मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, उस वक्त वैक्सीन नहीं लगती, उस वक्त वैक्सीन नहीं लगती। अच्छा, वैसे जो आपके पास डिफरेंट एजेस के पेशेंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर कौन सी एज के जो पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क हो जाते हैं? हाई रिस्क तो कोई भी वैसे क्योंकि आपने ड्यूरिंग द ब्रेक मुझे एक बताया था कि रिसेंटली आपका एक पेशेंट हाई रिस्क हो गया था, तो उस हवाले से भी हमें बताइए। हाई रिस्क पेशेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि अगर आपने अर्ली ट्रीट नहीं किया, प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई डॉक्टर नहीं देख रहा या आपको खुद इस बारे में इल्म नहीं है, तो आप कॉम्प्लिकेशन के साथ आएंगे। तो पेशेंट जो है अगर वो डिहाइड्रेटेड होगा, 4-5 दिन से तेज़ बुखार चल रहा होगा, वो प्रॉपर बुखार कम करने की दवाइयाँ नहीं ले रहा होगा और उसको वॉमिटिंग हो रही होगी, वॉमिटिंग से फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो एक तो कमी उसको बुखार के साथ हो रही है और डिहाइड्रेशन साथ दूसरी में होगी। डिहाइड्रेशन एडिशनल फैक्टर अच्छा। है। तो इन चीज़ों को जितना अर्ली एड्रेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ कॉम्प्लिकेशन होने के इम्कानात कम होंगे। कम होते हैं। और इसके साथ डॉक्टर साहब एक बात कि एक बार डेंगू हो गया तो दोबारा भी हो जाता है, एंटीबायोटिक बन गए, ये क्या सिलसिला है, ये बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, डेंगू एक दफ़ा होने के बाद दूसरी दफ़ा भी हो सकता है। इसकी स्ट्रेन्स होती हैं, कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं कि एक दफ़ा होने के बाद सेकंड टाइम जो स्ट्रेन हो रही होती है वो हल्की होती है, और कुछ स्ट्रेन ऐसी हैं जिनके एक दफ़ा होने के बाद सेकंड टाइम सिवियरिटी के साथ आ सकता है। अच्छा। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है तो ये कि डेंगू एंटीबॉडी बनने का कोई सिलसिला वाला नहीं बात नहीं नहीं है ऐसा इसमें? कुछ नहीं है। डेंगू एक दफ़ा होने के बाद दोबारा भी हो सकता है। अच्छा, दोबारा भी अमूमन जैसे दूसरे जो डिजीज़ पे अगर हम बात करें कि टाइफाइड के जैसे एंटीबॉडीज़ बन गई, या अभी जो कोविड इतने ज़्यादा फैला है तो कि एक बार हो गया तो फ़ौरन नहीं होगा, 3 महीने बाद होगा, तो इस सिलसिले का कोई भी इसमें नहीं होता है ऐसा? देखें, दोबारा री इन्फेक्शन तो कोविड के साथ भी हमने देखी हुई है, बस उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड तक जब तक एंटीबॉडी मौजूद है तो नहीं होती। टाइफाइड भी सेकंड टाइम हो सकता है, कोविड भी सेकंड टाइम हो सकता है। एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम प्रोटेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली उसके चांसेस को ख़त्म नहीं करती। ठीक है। अच्छा, जब ये पेशेंट जो है वो क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो अपनी नॉर्मल डाइट पे कब तक आ जाना उसको चाहिए, या सॉफ्ट डाइट पहले यूज़ करना चाहिए कि बॉडी थोड़े स्ट्रांग हो जाए? सॉफ्ट डाइट में कोई ख़ास ज़रूरत मैं पहले कह चुका हूँ कि डेंगू के हवाले से नहीं है। सॉलिड फीड रखें, नॉर्मल जो अपनी रेगुलर डाइट ले रहे हैं उनको लें। लोग यखनी पे स्विच कर जाते हैं, यखनी ठीक है देनी चाहिए, लेकिन यखनी अच्छा, में ड्यूरिंग द बुखार यखनी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन यखनी में तवानाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी सॉलिड फीड के अंदर होती है। अच्छा। तो सॉलिड फीड के अंदर, फ्रेश जूसेस के अंदर, लेकिन फ्रूट्स घर के की अंदर जो बुजुर्ग खवातीन है वो तो ये कहती है कि यखनी में ज़्यादा ताकत है। सिर्फ यखनी में नहीं, उसके साथ आप सॉलिड फीड भी अच्छा, उसका रखें। वो भी सॉलिड फीड से मुराद ये है कि लिक्विड तो दे रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ उसको सेमी नहीं, सॉलिड पर ज़ाहिर सी रखें। बात है, तो हाँ। खाएगा तो सही ना। अच्छा, ठीक है, फिर? तो जैसे रोटी है, चावल है, वो जो भी डाइट का हिस्सा है वो कंपोनेंट उसको खाए प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर देनी चाहिए डाइट, ठीक है। और जिस तरीके से जब मरीज़ प्रॉपर डाइट पे आ गया है, और चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, और सेहतमंद हो गया, पर अब दोबारा बचने के लिए जो माहौल को अपने कैसे साफ़ करना है, कि हमें एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी कि पानी के हवाले से, घरों के हवाले से, या उस अपनी माहौल को साफ़ रखने के देखें, हवाले से? एहतियाती तदबीर के हवाले से ही कि ये जब आउटब्रेक होता है ना, जैसे अभी आज से 2 साल पहले एक बहुत सीवियर आउटब्रेक हुआ था कि बहुत लोग मुतासर हुए थे,
एक तो वैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जब आपको खबरों में पता लग रहा होता है और जो बारिश का सीज़न होता है उसके बाद भी आउटब्रेक होने के इम्कान होते हैं, तो कुछ तो एहतियात ये होती है कि जो सरकारी सतह पे होती है और कुछ एहतियात ये होती है जो आपके पर्सनल सतह पे होती है, इलाके की हद तक होती है। सरकारी सतह पे तो जाहिर सी बात है कि मास लेवल पे जो है वो स्प्रे वगैरह है, मच्छर का फैलाव है। इसी तरह कम्युनिटी के लेवल पे भी स्प्रेज होते हैं। घर के लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में आइडेंटिफाई करें कि पानी की सोर्स ऐसी तो नहीं है जहाँ पानी खड़ा हुआ है, शाम आप स्प्रे करते रहना चाहिए, नेटिंग करें, खिड़कियों का नेटिंग करें, दरवाज़ों का नेटिंग करें, शाम सोने से पहले दरवाज़ों को बंद कर दें स्प्रे करके, सोते हुए नेटिंग का इस्तेमाल करें। इसी तरह जो है वो रिपेलेंट्स आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के सोएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप कोशिश कर सकते हैं। आउटडोर में अगर आप जा रहे हैं तो ओपन एक्सपोज ना जाएं, टी शर्ट्स पहन के लोग या शॉर्ट्स लोग पहन के जाते हैं, थोड़ा कवर करके रखेंगे तो उससे कम चांसेस हैं कि आपको मॉस्किटो बाइट करेगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था डेंगू फीवर से मुतालिक, इस बारे में हमने आपको डिटेल से मालूमात फराम की कि अगर डेंगू हो जाता है तो उसकी क्या अलामत आती हैं, कैसे इलाज होगा, कैसे एहतियात करनी है और दूसरे लोगों को कैसे बचाना है और अपने माहौल को और अपने माशरे को कैसे साफ रखना है। इस प्रोग्राम से अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।